प्रारूप के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम संदीप आर के सिंह। आज हमारे साथ हैं कैप्टन आर विक्रम सिंह साहब और हमारे जो पुराने दर्शक हैं वो शायद थोड़ा बहुत परिचय जानते हैं सर का मैं परिचय अपने नए दर्शकों को देना चाहूंगा। कैप्टन साहब ने आर्मी में सर्व किया शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत। बाद में आप आईएएस होकर रिटायर हुए एज अ डीएम और सर के लेख हमारे जो है जियो पॉलिटिक्स पर और भारत के अंदरूनी सिक्योरिटी पे पर्टिकुलरली, जो कि बैकग्राउंड ऐसा सॉलिड है कि और जीवन भी वैसा ही जिया है, तो सर की पकड़ भी अच्छी है, नेटवर्क भी अच्छा है और जानकारियां भी आपकी अद्भुत रहती हैं। सर के लेख दैनिक जागरण में, अमर उजाला में, एडिटोरियल में छपते रहते हैं। आप वहां भी सर के लेख पढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज के समय को लेकर चिंताएं भी रहती हैं सर की और वो अपना योगदान करते रहते हैं। तो इसी सिलसिले में एक खबर आई कि रायबरेली के गांव में बेसिक शिक्षा अधिकारी और कुछ अधिकारियों द्वारा एक करीब 19,000 फर्जी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र बनाए गए। वो भी उन्होंने अधिकारियों ने अपना आईडी पासवर्ड 3 मुस्लिम युवकों को शेयर कर रखा था। और बात कहाँ से खुली कि कर्नाटक के और केरल के कुछ आतंकवादियों का पता कर रही थी एटीएस और एनआईए। उनके माध्यम से जब पता चला कि उनके प्रमाण पत्र या घर परिवार कहाँ है, तो वो रायबरेली के जिले से निकले, जबकि वो स्वयं वहां के नहीं थे, बस प्रमाण पत्र वहां का था। ये एक बहुत बड़ी घटना है। 19,500 फर्जी प्रमाण पत्र बने, अब उन लोग की धरपकड़ हो रही है। और ये जो एक मुहिम बांग्लादेश से और बंगाल से और इस प्रकार से पूरा मुस्लिम तंत्र जो है भारत का, वो चला रहा है कि यहाँ पर इलीगल लोग बसाए जा रहे हैं और उनको वोटर बनाया जा रहा है, ताकि आप कितना भी काम कर लें, डेमोग्राफी जैसे बदलती है, सत्ता पर, चुनाव पर उन्हीं का कब्जा हो। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा थोड़ा तो इसके तथ्यात्मक रूप से जो इस घटना की डिटेल है वह, और ये कितनी बड़ी समस्या, कितना बड़ा खतरा है देश के लिए, जो हमें अभी सिर्फ एक घटना में दिखा है, ये पता नहीं कितना हो रहा होगा, कहाँ हो रहा होगा। तो थोड़ा बहुत आपसे इस बारे में जानकारी चाहेंगे सर जी। नमस्कार संदीप जी। धन्यवाद आपको कि आपने इस अति महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित किया है। और ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इसके महत्व का आकलन समय के साथ हम लोग देख रहे हैं, किस तरीके से इस देश में परिस्थितियों को जबरदस्ती डेमोग्राफिक चेंजेस वगैरह लाए जा रहे हैं, जिसकी तरफ किसी का कोई फोकस नहीं गया पॉलिटिकल साइड का। राजनीतिक नेताओं का फोकस मात्र इस पर रहता है कि हमारी सत्ताओं का क्या होगा, हमारे लोगों का क्या होगा, हमारा समर्थक वर्ग कौन कौन सा है, उसको कहीं कोई संकट न पड़ने पाए, किसी समस्या न होने पाए। और वो बाकी इन इश्यूज को कि राष्ट्र को प्रभावित करते हैं, देश के प्रति क्या भाव पैदा करते हैं, कैसा माहौल खराब करते हैं, इससे उसका कोई वास्ता रहता नहीं। और ऐसे ही लोग सत्ताओं में आ जाते हैं। सत्ताओं में आ जाते हैं तो फिर आतंकवादियों की पैरवी करते हैं, उनको छुड़ाने का प्रयास करते हैं, जैसा कि हमने देखा। और उनके केसेस को विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि हमने देखा है पिछली सरकारों के दौरान। और जुडिशरी इसमें अलर्ट हो जाती है तो रुक जाते हैं, नहीं तो बहुत से केसेस इंसेप्शन की स्टेज पर, उसके बाद पूरे गवाहियां सबूत न मिलने के कारण जजों को छोड़ देना पड़ा। ऐसे ही बहुत से केसेस हुए। तो अब देखिए किस तरीके से एक संगठित अपराध की तरीके से ये सब सारा कार्य किया जा रहा है और इस देश की डेमोग्राफी, आबादी के स्वरूप को बदलने का प्रयास हो रहा है। इसमें वे सभी लोग शामिल हैं जो कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल सिंपथाइजर्स हैं, भले ही ब्यूरोक्रेसी में हैं, भले ही लो लेवल की ब्यूरोक्रेसी। अब रायबरेली की जो घटना है उसमें वीडियो विलेज डेवलपमेंट अफसर जो होता है वो एक विजय कुमार यादव करके थे। उन्होंने जो जन सहायता केंद्र होता है, जन सूचना केंद्र, इसको संचालन करने वालों को जन सुविधा, हाँ जी, उसको दे रखी थी। अब जन सुविधा केंद्र बहुत से खुले हुए हैं। एक कंप्यूटराइज सिस्टम के तहत जन प्रमाण पत्र जो है बनाए जा रहे, निवास प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। अब कंप्यूटराइज सिस्टम के तहत बहुत से सवाल जवाब नहीं है। अन्यथा हम लोगों के समय में जब भी व्यवस्था नहीं थी तो निवास प्रमाण पत्र बनाने में बड़ी मशक्कत होती, जिम्मेदारियां तय होती थी। लेखपाल की जिम्मेदारी है,
ब्लॉक के लोगों की जिम्मेदारी है, तब जाकर के बड़ी मुश्किल से निवास प्रमाण पत्र बना कर। अब स्थितियां ये हो गई हैं कि एक आईडी आप लीजिए, उसके आधार पर ये 20-20 हजार के थोक में निवास प्रमाण पत्र बन जा रहे हैं। अब जब बन गए तो निवास प्रमाण पत्र लगा करके आप आधार कार्ड बनवा लीजिए, फिर उसके बाद आप चले जाइए पैन कार्ड वगैरह बनवा लीजिए, सब कुछ बनवा लीजिए। तो इस प्रकार की स्थितियां इस कंप्यूटराइज शासन व्यवस्था ने हमारे सामने पैदा कर दी है, जिसका ही कोई नियंत्रण ही हमारे ही नहीं रहेगा। अब इन परिस्थितियों में अब नियमों के बीच में से रास्ता निकालते हुए ये क्राइम सिंडिकेट्स अपना काम कर रहे हैं। बंगाल के अंदर वो रोहिंग्या प्रवेश करता है, बंगाल की सीमाओं पर उसको टाउट्स दलाल मिल जाते हैं बैठे हुए। वो एक मामूली रकम लेकर के 1000, 500, 700, 800 की रकम लेकर के वो उसके लिए बाकी प्रमाण पत्र वगैरह लिखना पढ़ना उसे बनाना शुरू कर देते। बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है राशन कार्ड वगैरह की, वो सब चीजें बन गई। किसी भी नेता ने प्रमाणित कर दिया, बंगाल के किसी नेता ने प्रमाणित कर दिया, अब वो बन गया वो। उसके बाद फिर ये बेसिक डॉक्यूमेंट उसके पास हो गया, फिर वो आगे चलता है। फिर हमारे प्रदेश में आकर के उसको कहीं बसना है, जंगल के इलाके में, कहीं भी किसी इलाके में बॉर्डर एरिया बसना है, तो वहां पर आने के लिए एक सेट डॉक्यूमेंट हो गया। और जो श्रावस्ती में नेपाल बॉर्डर के पास पहुंचा हो, तो वहां उसको दूसरा टाउट मिल गया अपने ही मजहब का, और उसने वहां पर उसकी व्यवस्था करा दी 2-4 हजार रुपए लेकर। और उसमें कोई जरूरी नहीं कि उसके मजहब का भी आदमी, बहुत से लोग हिंदू समाज में भी इस तरीके गद्दार आपको मिलते हैं, जो उनको बसाने में कि चीप लेबर मिल जाएगा, सस्ता काम करने वाला मिल जाएगा, इस उम्मीद में बसा लेते हैं लोगों। हमने देखा है गोंडा वगैरह जिलों में, उस क्षेत्रों में लेखपालों से मैंने पूछा था जब मैं रिटायर हो जाने के बाद, उन्हें पूछा कि ये जो बात कही जा रही है बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बसने की बात, हम क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या सर हम लोग क्या करें, बस तो रहे, बसे तो हैं ही, अब हम रिपोर्ट दें तो हम फंसे। कौन रिपोर्ट देकर के फंसे? एक बार सरकार ने सर्वे किया था, तो यहाँ पे जिले में हर लेखपाल ने लिख के दे दिया कि हमारे यहाँ नहीं, जब हमारे यहाँ कम से कम 10,000 मिलेंगे, बहराइच में मिलेंगे, सीमाओं में श्रावस्ती मिलेंगे। तो कितने बसे हुए हैं साहब, लेकिन कौन लिख के फंसे? तो ये बहुत बड़ी समस्या है। कलेक्टर साहिबान को, एसडीएम साहिबान को इसमें सुविधा होती है कि भाई सबने रिपोर्ट दे दिया है, कोई रोहिंग्या नहीं हमारे पास यहाँ पर, कोई बांग्लादेशी नहीं, लिख के भेज दिया। प्रश्न ये है कि ये जो निवास प्रमाण पत्र बनवा करके आधार कार्ड आईडी लेकर के जो आ रहे हैं, तो आपको तो ये रिपोर्ट इस तरीके की सूचनाएं आनी चाहिए कि भाई ये आदमी कब बसा है, आपके गांव में ये कब आकर के नागरिक बन गए, कब आकर के बस गए। हमें ऐसा फॉर्मेट डिवाइस करना पड़ेगा जिससे कि ये सारी सूचनाएं हमको मिलने लगे रेगुलर बेसिस पे। अब सवाल ये है, हर एक आदमी रोना रोता है साहब इतनी बड़ी संख्या में बस गए। आज की तारीख में मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 2-4 रायबरेली हर जिले में, रायबरेली का जो विस्तार है 20,000 का, और भी होगा ये। तो इस तरीके से हर जनपद में इस तरीके से वसासत हो गई है, वरना 5 करोड़ की आबादी बांग्लादेशियों की, रोहिंग्याओं की खपा देना इस देश में इतनी आसानी से हुआ होगा? तो आप इसको इस तरीके से देखिए किस हद तक लापरवाही हमारे प्रशासनिक तंत्र में है, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में और हमारी ब्यूरोक्रेसी में। जब मैं उदाहरण देता हूँ आपको इस तरीके की वसासत के बारे में, मैं श्रावस्ती में कलेक्टर था, तो मुझे इसके बारे में जानकारी मिली कि सीमाओं के क्षेत्रों में लोग बस रहे हैं और बहुत ज्यादा संपत्तियों की खरीद फरोख्त हो रही है, और लोग आकर के बसना शुरू हो गए हैं, बहुत बड़ी संख्या, जंगल की जमीनों पर भी, राजस्व की जमीनों पर भी। तो उसके बारे में मैंने पता वता किया, आईबी के लोगों को बुलाया, मैंने कहा भाई आपके लेवल पर कोई कार्रवाई होती है क्या, इस तरीके कोई रिपोर्ट वगैरह जाती है कि भाई कौन से नए नए लोग आकर के क्षेत्र में बस गए? कोई हिंदुस्तानी अगर कहीं से आकर के बसता है तो हम लोग रोक नहीं सकते, लेकिन क्या कोई सिस्टम है, कोई बताए कि इस गांव में या यहाँ पर इतने लोग आकर के बस गए हैं जिनके बारे में संदेह उत्पन्न हो रहा? हमने अपने कप्तान साहब से पूछा कि क्या कोई फॉर्मेट है इस तरीके से जो कि हम गवर्नमेंट को रिपोर्ट करें, या रेगुलर बेसिस पे गवर्नमेंट से रिपोर्ट मांगती है? तो ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था जिसमें कि हम नए बसने वाले लोगों के बारे में जानकारी एकत्रित करके
रेगुलर बेसिस पे शासन को भेजे। ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं। अब प्रश्न ये है कि जब शासन हमसे अपेक्षा नहीं कर रहा, अपनी मशीनरी से अपेक्षा नहीं कर रहा है कि नए बसने वाले लोगों के बारे में रिपोर्ट भेजिए, तो आप रिपोर्ट कहाँ भेजेंगे, क्या भेजेंगे, किसको भेज देंगे और क्या करेंगे उसका? क्योंकि उसके बारे में जाँच-पड़ताल यहाँ से लेकर के बंगाल और कहाँ-कहाँ तक होनी। तो अब ये एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। और अगर सरकार होस्टाइल है, तो आपको मालूम है कि आपकी रिपोर्ट भेजने का असर आप ही के ऊपर पड़ने लगेगा। जिस समय की बात मैं कर रहा हूँ, वो सरकार होस्टाइल हुआ करती थी। वो उन्हीं लोगों के लिए बनी ही सरकार थी, जो अवैध रूप से आकर के बस रहे हैं। अब सर ज़्यादा नाम इससे लिया आगे जा सकता है, समाजवादी पार्टी की सरकार रही हाँ, होगी, हाँ, क्योंकि हाँ, बिल्कुल। अखिलेश यादव तो बाकायदा हाँ, 2012 में आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए मतलब उन्होंने केस वापस लिए थे, तो हाई कोर्ट ने कह दिया था क्या इनको पद्म भूषण दोगे? अब बाद में उन सभी आतंकवादी, वो बम विस्फोट के आरोपी थे वो सब, और सबको फांसी की सजा हुई बाद में। तो अब इसमें देखिए, फिर मैंने एक आर्टिकल लिखा था, वो आर्टिकल अभी मैं खोज रहा था लेकिन कहीं किसी फाइल में है। उसमें मैंने ये बात लिखी थी कि ये हमसे रिपोर्ट तो मांगना शुरू कीजिए। होम विभाग में एक सेल बनाई जाए। इस तरीके से अवैध रूप से जो सूचनाएँ मिल रही हैं उसकी स्क्रूटनी के लिहाज से और कंप्यूटर में फीडिंग कीजिए जिलावार जो सूचनाएँ आती हैं। देखिए, कोई भी आदमी आकर के बसता है तो परिवार रजिस्टर में उसको आना चाहिए या नगर पालिका के रजिस्टर में आना चाहिए या जंगल विभाग की ज़मीनों में अवैध रूप से बसा हुआ होना चाहिए। 3 ही जगह तो आ सकता है आदमी, या तो गाँव में आएगा या जंगल में आएगा या किसी कस्बे में आएगा। तो इनके रजिस्टरों में उस आदमी के बारे में सूचनाएँ दर्ज करके कि अवैध रूप से या संदिग्ध व्यक्ति, वो एक कंपाइल करके अगर भेजना शुरू हो जाए, तो हम इन अवैध व्यक्तियों के बारे में कम से कम ये तो होगा हमारे पास जानकारी तो हो जाएगी। उसके वोटर आईडी तो नहीं बनेंगे। हाँ, बताइए? जी। सर चूंकि चूंकि आप सिस्टम में काम कर चुके हैं, आप सब कुछ बहुत कायदे से जानते हैं इन सब चीजों को, तो मेरा आपसे एक सवाल है सर कि क्या जैसे एक आदमी का आधार बन गया, ठीक है, इंडिविजुअल है वो, ठीक है, पर उसके पिता का नाम रहता है वहां पर, मतलब माता का नाम तो नहीं रहता, पिता का नाम रहता है, क्या परिवार की भी आईडी बनाई जा सकती है? कि क्योंकि कोई अगर नया आदमी अचानक आके बस रहा है तो उसका परिवार तो आया नहीं होगा, तो सडनली तो एलियन हो सकता है। भाई अगर कोई आदमी यहाँ पहले से बसा है तो उसका तो परिवार यहाँ रहता होगा, तो परिवार की भी जानकारियां रहेंगी। बात सिर्फ आधार की नहीं, मतलब कहीं ना कहीं किसी कागज से एक डिटेलिंग तो आनी चाहिए ना कि परिवार भी है या खाली अकेले चले आए हैं और रह गए हैं, बसना चालू कर दिया है। परिवार मतलब पति पत्नी बच्चे नहीं, ऊपर माता पिता या समथिंग। इसमें तो जो एक वो कमेंट लिंकेज से शायद फिल्टर आउट हो सके। दूसरा सवाल सर ये कि जो आपने बताया कि प्रॉपर्टीज की खरीद फरोख्त है, बसना है इन लोग का, इतने इनके जितने जितने प्रमाण पत्र बन रहे हैं जो भी है, तो ये एक क्या हर विभाग के पास अलग अलग डेटा जाता है? कि देखिए डेटा का तो असल मकसद, जो आपने बहुत बड़ी बात कही कि सरकार को ही डेटा नहीं चाहिए, तो सरकार को डेटा क्यों नहीं चाहिए? सरकार तो अगर मैं कह रहा हूँ डेवलपमेंट के कारण भी आप काम कर रहे हैं कि किस कस्बे में क्या पॉपुलेशन है, कितना है, सर्वे होता है। मैं खुद पानी के क्षेत्र में काम करता हूँ, तो हर कस्बे का, जिले का, सबका जो है पॉपुलेशन निकाला जाता है, किस एरिया में कितना कैचमेंट है, कितना पानी बहेगा, तो कितना ट्रीटमेंट चाहिए, क्या चाहिए। ये सब तो आपको विकास के कार्यों के लिए भी तो डेटा चाहिए ही होता है ना, तो सरकार ये डेटा क्यों नहीं कंपाइल करती है? मतलब ये कहीं कोई सिस्टम की कमी है या यह पॉलिसी की कमी है सिर्फ? देखिए, ये तो सिस्टम सवाल की है सर। कमी है और आपके आपके इंटेंशन की कमी है, मंशा की कमी है। आप समस्या नहीं चाहते, आप समस्या को कारपेट के नीचे छिपा देना चाहते। आप नहीं चाहते कि ये बात सामने आए, फिर हमारे ऊपर सवाल-जवाब पैदा हो, हमारी सरकार के बारे में सवाल-जवाब पूछा जाए। इसलिए आप डाटा इकट्ठा नहीं करते। आप ये नई प्रॉपर्टी जो खरीदी जा रही है, सीमा क्षेत्रों में खास करके, बहुत से वर्षों से, और वहाँ पे बसासत आनुपातिक दृष्टिकोण से काफ़ी बढ़ रही है एक समाज की, मुस्लिम समाज की। तो ये डाटा हमारे रजिस्ट्री ऑफिसेज़ में तो उपलब्ध है ही है। हमारे रजिस्ट्री ऑफिसेज़ में ये प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त का डाटा उपलब्ध। हमें सिर्फ ये करना है कि डाटा उस क्षेत्र में, जो नए इस पर्टिकुलर क्षेत्र में जो बेल्ट चली आ रही है नेपाल के साथ, इसमें कितने लोग, कितनी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, किन-किन लोगों की हैं, वो लोग कहाँ से आए हुए हैं। एक फॉर्मेट डिवाइस हो जाए, बन जाए और वो सूचनाएँ जाने लगेंगी, तो आपको पता लग जाएगा भई कितने लोग नए आकर के यहाँ पे बसे हैं, प्रॉपर्टियाँ खरीदी हैं। गाँव के परिवार रजिस्टरों से सूचनाएँ आ जाएँ।
कि पिछले 10 वर्षों में, मतलब अगर जैसे मान लीजिए कि हम 10 वर्षों का बेंचमार्क मांगते हैं, 10 वर्षों में कितने नए परिवार आकर के बसे, उनका पता ठिकाना सब क्या कुछ है और वो कहाँ से आए। एक कॉलम बनाइए, क्या वो संदिग्ध चरित्र के लोग लगते हैं या नहीं लगते। आप ये मत कहिए कि वो कहाँ से आए हुए हैं, आप इतना भाई इंडिकेट कर, तो परिवार रजिस्टर में संदिग्ध चरित्रों को भी दर्ज कीजिए, आप ग्राम सभा में दर्ज कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि भाई आधार कार्ड लाइए तो हम दर्ज कर देंगे, तो फर्जी बना कर ले आए और आपने दर्ज कर दिया। जो भी आपको दिखता है उसको दर्ज करिए, और फिर जब फॉर्मेट जब बन जाएगा और आप सूचना मांगेंगे तो हम कंपाइल करके आपको दे पाएंगे। तो उस फॉर्मेट से जो कंप्यूटर आपका है वो बता देगा कि भाई ये सज्जन इस गांव में बसे और इन्होंने यहाँ पे ये प्रॉपर्टी खरीदी और इनके परिवार में ये लोग हैं, और इन्होंने अपने पिता का नाम नहीं बताया, क्योंकि उस फॉर्मेट में सीए वाले फॉर्मेट में या एनआरसी वाले फॉर्मेट में इसकी शिकायत, इसके बारे में बड़ा हल्ला मचा था कि पिता का नाम साहब नहीं बताएंगे। अरे, पिता का नाम क्यों नहीं बता रहे हो? क्योंकि तुम बांग्लादेश से आए हो, इसलिए आप पिता का नाम नहीं बता रहे। इसलिए हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो कि एंटी इंडिया ओरिएंटेशन जिनका है, जो भारत की बेसिकली मूलतः शत्रु है, शत्रु दल, ये इस बात के लिए आंदोलन करने लगा, साहब ये सब सूचनाएं जो है आप मांग रहे थे, पिता का नाम जानना कोई गोपनीय सूचना है क्या? लेकिन पिता का नाम जानने से ये पता लग जाएगा कि ये आदमी जो है किस एरिया से, कहाँ से, किस क्षेत्र से आ रहा, कहाँ से आ रहा, पता ठिकाना। क्योंकि बाप तो पैदा हुआ नहीं यहाँ पे, पिता का नाम, पिता का निवास कहाँ, क्योंकि यहाँ के गांव में है नहीं, तो आपको बताना पड़ेगा कहाँ से है। तो फिर आपको बांग्लादेशी बताना या रोहिंग्या बताना, आपको मजबूरी आपकी हो जाएगी कि बाहर से हैं, भारत से बाहर से हैं। अब वही बात तो छिपानी है। तो इसलिए इस देश की जो विरोधी पार्टियां, गद्दार पार्टियां, राष्ट्रद्रोही पार्टी, उन्होंने इसको इशू बना दिया, मुद्दा बना दिया कि नहीं साहब ये तो नहीं होगा। और कितना है, उनको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। जो सोल्ड आउट मीडिया हमारी अंग्रेजी अखबारों की खास करके हम लोग देखते हैं, तो उनको तो ये था कि भाई सरकार की कमियां निकालिए और इन इश्यूज की तरफ फोकस मत कीजिए, राष्ट्रवादी इश्यूज की तरफ फोकस मत कीजिए। तो उसका परिणाम ये हो रहा है कि सरकार के ऊपर इतना ज्यादा बोझ पड़ रहा है कि सरकार भी, उसकी भी घुटने हिलने लग रहे हैं। वरना आप सोचिए कि ये तो युद्ध स्तर पर ये व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। आप एनआरसी की बात, जो मैं व्यवस्था आपको बता रहा हूँ कि फॉर्मेट आप डेवलप कीजिए, हर गांव में कितने लोग बाहर से आकर के बसे हुए हैं, सब उनका कंपाइल हो जाए डाटा पिछले 10 वर्षों का, आसानी से हो सकता है। एक एक गांव का होम विभाग में एक सेल क्रिएट कीजिए, वहां पर पूरा डाटा आप फीड कीजिए। जब आप फीड कर लेंगे डाटा, तो आपका एनआरसी जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है, वो तो अपने आप बना रखा है। उसमें यही तो होता है ना, उसमें यही तो होता है। अब आप एनआरसी बनाएंगे, नहीं साहब हम बनाएंगे नहीं बनाएंगे, ये एक मिनट नहीं, बात पूरी है, या जी, जी। हम इसके बारे में ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। सवाल ये है कि जब सर्वे आप करेंगे नहीं, तो अचानक आपकी घोषणा के बाद से कैसे पता लग जाए कौन नागरिक नहीं। ये तो कार्रवाई हर एक ग्राम सभा के स्तर पे होनी है। अरे होनी होनी क्या होती, डाटा है ही हमारे पास, इसे हमको इकट्ठा करके फॉर्मेट में ला करके उसे कंपाइल करना। ये हम लोग कर लें और सारा डाटा जोड़ लें, तो एनआरसी तो हमारा बन जाए आधे घंटे के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर। इसमें बहुत कुछ एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि डाटा जो है फॉर्मली हम लोग कलेक्ट कर लें। अब इस बात को हमने महसूस किया एज ए कलेक्टर कि अगर मुझे एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं मालूम है कि इस देश में कितने अवैध बांग्लादेशी हैं, कितने अवैध रोहिंग्या हैं, तो कल अमित शाह जी को कैसे पता लग जाए, कल प्रधानमंत्री जी को कैसे पता लग जाएगा अचानक। तो हमारे लेवल पर, हमारे लेखपाल के लेवल पर काम होना है, और जहां पर काम की ढिलाई हो वहां पर तत्काल निकाल करके नौकरी से बाहर और जेल की सजा। अभी योगी जी ने सजाएं दी है ना 10-10 वर्षों की जेल की और आजीवन कारावास की। अगर कोई सरकारी कर्मचारी ढिलाई करता है इन राष्ट्रीय दायित्वों में, किसी फर्जी आदमी को आपने जानबूझ करके संदिग्ध नहीं किया और उठा करके आपने कागजात बना दिए, तो आपकी सजा आजीवन कारावास होनी चाहिए। आप जेल में सड़ेंगे जिंदगी भर। इस प्रकार का पनिशमेंट होगा, तब ये कर्मचारी सुधरेगा हमारा, तब ये आदमी खड़ा होगा, नहीं साहब ये गलती हो गई, हमसे पिछले 5 साल पहले इतनी इतनी गलतियां हो गई। आप पूछिए तुमने कितने फर्जी बनाए, तो और अगर सही सही बता दोगे पिछले 5 साल 7 साल में जो जो तुमने किया है, तो हम तुम्हें माफी दे सकते हैं।
और जो हमने पकड़ा तो सिवाय जेल में जाने के तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं होगा। अभी देखिए इसके बाद ये आदेश ऐसा हो जाए, होते ही फिर आप देखिए क्या होता है। फ्लड ऑफ इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, एक-एक आदमी को ही लेखपाल गर्दन पकड़ कर ले आएगा, साहब ये इल्लीगल है, ये इल्लीगल है, ये इल्लीगल। वही पुलिस वाले, वही हल्का पुलिस, वही दरोगा लेकर के आ गया, साहब ये सब इल्लीगल है, अवैध बसे हुए हैं। लेकिन उतनी विल पावर तो भाई प्रशासन में और सत्ता में इतनी हनक तो बनानी पड़ेगी ना, कि जेल जाओगे और जिंदगी भर सड़ोगे। एक्स्ट्रा जेल बनवा देंगे हम, तुम जैसे लोगों के लिए। तो इस प्रकार का एटीट्यूड जब तक हमारी सरकारें नहीं दिखाएँगी, तब तक इस समस्या का समाधान होने वाला नहीं। हाँ जी, बिल्कुल, कुछ कह रहे आपकी थे? बात सही है सर। मैं एक्चुअली आपकी बातों से मुझे 2-3 सवाल और मतलब समय भी हमारा है थोड़ा बहुत ही है। तो मैं आपसे 2 बेसिक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। जैसे आपने दंड का प्रावधान कहा, बहुत सही बात आपने कही कि ये जिसके माध्यम से हो रहा है, उसको दंडित होने का कोई शासकीय क्षति जब होती है, फाइनेंशियल लॉस होता है गवर्नमेंट को, तो उसपे तो तमाम एफआईआर, क्रिमिनल चीज़ें हो जाती हैं, लोग सस्पेंड हो जाते हैं पूरी तरह से। सस्पेंड नहीं होते, जाँच-वाच हो जाती है तो टर्मिनेट हो जाते हैं और नौकरी पे बहुत बड़ा खतरा रहता है। तो सिर्फ शासकीय क्षति पर ऐसा क्यों हो रहा है? जो आपने बहुत सही बात की, देश विरोधी हरकतों पर क्यों ना हो? राष्ट्र विरोधी हाँ, हरकतों, राष्ट्र ही तो आपको पाल रहा है ना भाई। तो आपका जीवन यदि वही राष्ट्र चला रहा है तो आप उसके साथ राष्ट्र विरोधी हरकतें कैसे कर सकते हैं? दंड का प्रावधान, अच्छी बात, अच्छा सुझाव। दूसरा मैं कह रहा था सर, बेसिकली ये आ तो रहे हैं, ठीक है, भारत देश में आ रहे हैं, जिनको जो लाने वाले हैं, वो तो यहाँ की वोटर की डेमोग्राफी बदलने का उनका ज़्यादा इच्छा है हाँ, कि हाँ, वो वोटर बने, जो बाहर से इल्लीगल आ रहे हैं। तो हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इनका यह इंसेंटिव कैसे काटा जा सकता है कि यह जितने बस भी रहे, कोई बाहर से भी आ जाएगा तो अचानक से वोटर न हो जाएगा। वोटिंग लिस्ट की जो एकदम डिफरेंट डिफरेंट प्रक्रिया चलती है कि राष्ट्रवादी जनरल इलेक्शंस के वोटर लिस्ट अलग है, इलेक्शन कमीशन का है, उसकी कहीं फिल्ट्रेशन नहीं, क्योंकि बार बार आता है वोटर लिस्ट पे बहुत ज्यादा ही जो है वो आता है सर, डाउट क्रिएट रहते हैं। अभी बंगाल में भी सुवेंदु अधिकारी ने अपने क्षेत्र में और कई जगह पे कई लोगों ने जो है 5-5 लाख, माधवी लता जी ने हैदराबाद में दिखाया कि 5 लाख वोटर फर्जी हैं, बकायदा गया उन्होंने सबमिट किया, बहुत हजारों पन्ने के डॉक्यूमेंट सबमिट किए इसी को, और वो शायद कैंसिल भी किए गए। तो एक तो वोटर लिस्ट का सर ये जो इंसेंटिव है ये कैसे कट होगा? तीसरा एक आखिरी सवाल सर, जो आपने डेटा की बात की, क्या एक मंत्रालय अलग नहीं होना चाहिए? आज चूंकि सब कुछ डेटा पे निर्भर करता है, एक डेटा मंत्रालय हो जो डेटा इकट्ठा करने का काम करे और संबंधित विभागों को उनसे संबंधित डेटा शेयर किया करे। एक डेटा मंत्रालय क्यों नहीं है हमारे पास? ये 2 हमारे सवाल है सर आपसे। जी। डेटा मंत्रालय देखिए, डेटा जो इकट्ठा होता है, इकट्ठा किया जाना चाहिए, वो एक पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो एज़ अ जनरल सारा डाटा इकट्ठा करके कंप्यूटर भरने से, उसका तो हमें कोई एडवांटेज नहीं दिखता। हम इस उद्देश्य से, जैसे कि मान लीजिए हमारा ये उद्देश्य है देश के नागरिकों के बारे में ग्राम स्तर पर जानकारियाँ रखना। कौन से नागरिक हमारे सही हैं, कौन से वैध हैं, बाकी और भी डाटा है। कितने हमारे उसके साथ-साथ कितने नौकरियों में हैं, कितनी नौकरियों से बाहर हैं, कितने रोज़गार हैं, कितने बेरोज़गार हैं, कितने विदेश में रह रहे हैं और कितने लोग जो है अपने परिवार को सपोर्ट कर रहे हैं, कितने बुज़ुर्ग हैं इन परिवारों में। तो इस तरीके का डाटा एक-एक परिवार के बारे में रखा जा सकता है, बनाया जा सकता है। ये कोई असंभव काम नहीं। तो ये डाटा अगर ग्राम लेवल का डाटा अगर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इकट्ठा हो जाए और वो ऐसे पूल के साथ जोड़ दिया जाए जिसके ज़रिए कि हमारा गृह विभाग जब चाहे उस डाटा को एक्सेस कर ले। तो उसके लिए संभव है कि पूरे प्रदेश में मान लीजिए उसको पता करना है कितने लोग सन 1999 में आकर के बसे। तो उस तरीके से 1999 का डाटा आपने निकाला तो आपके पास टोटल प्रोफाइल आ गई, पता लग गया कि हमारे किस-किस जिले में, किस-किस क्षेत्र में, किस तहसील में, किस गाँव में कितने लोग आकर के बसे हैं और ये आदमी इसमें कहाँ है, जो कि 99 में अपने को बता रहा है वो। तो इस तरीके का हमारे पास डाटा बैंक होना चाहिए, एक्सेसिबल हो और इसको हम बाकी अन्य विभाग भी इसको इस्तेमाल कर सकें, लेकिन ये ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी गृह विभाग। कोई डाटा विभाग इसके लिए अलग से नहीं, उसमें आप अलग से सेल बनाइए, अलग से उसमें एक विंग क्रिएट कर दिए, जिसमें किस प्रकार का डाटा, क्योंकि सबसे ज़िम्मेदारी उन्हीं की है। नागरिकों के बारे में ज़िम्मेदारी उन्हीं की है, कि राष्ट्रीय स्तर पर और राज्यों के स्तर पर। ये इसका प्रयास एफर्ट किया जाना चाहिए, बहुत समझदार किस्म के एक वर्कफ़ोर्स लगा कर के, जैसे कि आपके कंप्यूटर इंजीनियर्स वगैरह होते हैं, उच्च कोटि के। मतलब आप ये कह लीजिए कि जो साइबर में जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको लगा करके इस तरीके के डाटा सुपर कंप्यूटर्स वगैरह लगा करके आपको कंपाइल करना पड़ेगा और कई तरीके से क्रॉस चेक करना पड़ेगा, जिससे
कि वो फर्जी डाटा अगर इसमें हो तो अपने आप छँट करके एक तरफ हो जाए। आधार कार्डों का जो हमारे पास है, उसमें कितने फर्जी बने हुए, उसमें लगातार उसमें आप हमें उसकी शिफ्टिंग करनी है। लगातार शिफ्टिंग माने छानने का काम करना। मान लीजिए कि भाई एक 1 करोड़ डाटा हमको जो है इस 1 महीने के अंदर छानना है। उसमें आपको पता लग जाएगा 1 करोड़ आधार कार्ड का हमने सर्वेक्षण किया, कौन है, क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है, ये आदमी कहाँ पर है, किस तरीके से कर रहा है और क्या चीज़ें इसके बारे में हमें गलत सूचनाएँ अब तक मिली। वो कौन-कौन से लोग। तो सभी की स्क्रूटनी करने की व्यवस्था होनी चाहिए। आधार कार्डों की, पैन कार्डों की और जितने इस प्रकार के कार्ड हैं इनमें आपस में लिंकअप होना चाहिए कि भाई आपने आधार और पैन को मिलाया कि नहीं मिलाया? आपने वोटर आईडी, आधार और पैन को मिलाया कि नहीं मिलाया? और आपने इसके अलावा बैंक अकाउंट के साथ इसको जोड़ा है कि नहीं जोड़ा? तो 4 डाटा अगर आप कंपाइल करना शुरू कर दीजिए, फिर उस आदमी की हिस्ट्री, इतिहास, भूगोल सारा कुछ आपको अपने आप खुल करके सामने आ जाएगा। तो ये एक युद्ध स्तर पर इस डाटा बैंक आपको इस तरीके से बनाना है, एक-एक आदमी के बारे में। वो कहते रहे हमारे न्यायालय की वजह से अभी ये कार्य जो है हमारी प्राइवेसी वगैरह के खिलाफ है, ये है, रखिए प्राइवेसी अपनी एक तरफ। सरकार चाहे तो अध्यादेश जारी करे और ये हमें ये सूचनाएँ अति आवश्यक है। हमारे देश की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है। आपने देखा कि ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम के विरुद्ध योगी जी ने कितना ज़बरदस्त काम किया। कितने एनकाउंटर्स हुए, मार करके ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम को हटा पाना असंभव था। हम लोगों ने नौकरियाँ की हैं, देखा है सेवाओं किस तरीके से इनका पॉलिटिकल दबंगई हुआ करती थी। वाराणसी में यही मुख्तार जोशी जी के विरुद्ध मात्र 10,000 वोटों से हारा था, मात्र 10,000 वोट। सोच सोच लीजिए, वो सांसद होता वाराणसी जैसी जगह से, जहाँ मोदी जी आज सांसद। तो अपराधियों का इतना जबरदस्त जलवा हो गया था मुलायम सिंह वगैरह और समाजवादी पार्टी के ज़माने और मायावती जी ने भी अपराधियों को प्रेशर खूब दिया, ऐसा नहीं। तो इस तरीके से हम देखते हैं। तो अगर ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम को तोड़ा जा सकता है इस तरीके से, तो ये जो एंटी नेशनल्स, रैकेटियर्स हैं जो कि देश के लिए इतनी बड़ी समस्याएँ पैदा कर रहे हैं, ये तो उनसे बड़े अपराधी हुए। ये उनसे बड़े अपराधी हैं, उनसे बड़े गद्दार हैं ये। इनकी तो सजाएँ तो इनका एनकाउंटर तो और ज़बरदस्त तरीके से होना चाहिए। ज़बरदस्त तरीके से होना चाहिए इनका एनकाउंटर। आप देखिए, इस तरीके का काम करने वाले चाहे ससुरा वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो प्राइवेट आदमी हो, 3-4 लोग इसे भागते हुए मार गिराए जाएँ, तो अभी देखिए तुरंत ही ये सब साइबर जितना भी है ये जन सुविधा केंद्रों से आप अपना डाटा लेकर के आपके सामने आ जाएँगे, सरकार हमसे यहाँ-यहाँ गलती है और सर ये इसको जो है ठीक कर दीजिए, हम जो आपको बता रहे हैं, ये हमारी सूचना है, हमारी जानकारी। कोई जानता है कि अगर ये जो एग्ज़ाम्पल हमारे सामने हो गया 3-4 सुविधा केंद्रों को लेकर तो आदमी मार गिराए गए हैं, तो कल हमारा नंबर आ जाए। तो वो तो क्राइम था, क्रिमिनल था, अपराधी था, उसके साथ मुख्तार थे, उसके साथ अतीक थे, हमारे साथ कौन? तो वो आदमी जो है फिर उ दलालों का साथ छोड़ करके उस सरकार के पक्ष में आकर के खड़ा हो। ये जो एनकाउंटर वाला जो एटीट्यूड है भाई इनको तो हम मार कर गिराएँगे। जैसे अब देखिए नकल माफिया अब पनप जाए प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में तो नहीं पनपेगा, बाकी और जगह पनपना पनप जाए। तो नकल माफिया के साथ जो हुआ, धर्मांतरण के मामले, अब जिस तरीके से अभी सजा की घोषणा की जो गई है, अब ज़ाहिर है कि इसको स्ट्रांगली फॉलो अप किया जाएगा। अभी ज़िम्मेदारी एक-एक पुलिस वाले की हो जाएगी कि अब देखो बेटा कराओ धर्मांतरण, होने दो देखो, चंगाई सभा में क्या होता है चंगाई सभाओं का। तो इस तरीके बहुत की अच्छा एक घटनाएँ धर्मांतरण वाले कानून में एक बहुत अच्छा प्रावधान ये लाया कि कोई भी अब एफआईआर कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि जिसका हो रहा है वो या उसके परिजन ही करें, अब तो कोई भी कर सकता है। ये अद्भुत एक है कि जिसके संज्ञान में जहाँ आ गया वही एफआईआर कर दे, कोई दिक्कत हाँ, बिल्कुल ठीक। तो इस जी। तरीके से आप देखिए, अब ये जो है आम जनता को ज़बरदस्त तरीके से एम्पावर कर देना हो। इसमें एक और क्लॉज़ जोड़ दिया जाए कि अगर हम चाहें कि हमारा नाम जो है गुप्त रखा जाए, क्योंकि ये क्रिमिनल गैंग्स के साथ के माध्यम से ये ऑपरेट कर सकते हैं, तो हमारा नाम गुप्त रखा जाए सूचना देने के लिहाज़ से। बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं कि सामने ना आएँ, उन्होंने बता दिया कि साहब यहाँ-यहाँ ये सभा होने जा रही है, यहाँ इस तरीके से अभियान चल रहा है, लेकिन हम साहब सामने नहीं आना चाहते। तो उसी तरीके से उनके समाज के बीच का ही आदमी कोई निकल कर के सूचना दे सकता है और कहेगा सर हमारा नाम गोपनीय रखिएगा, नहीं तो हम मारे जाएँगे। तो ये एक अतिरिक्त सुविधा उसमें आ जानी चाहिए, हो सकता है आ भी जाए कुछ समय के बाद। तो ये हमारा कहना है। जी, तो इसको इतनी नहीं स्ट्रांगली हैंडल किया जाना है, जितनी स्ट्रांगली उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि क्रिमिनल्स को हैंडल किया गया, क्रिमिनल गैंग्स को हैंडल किया गया। ये एटीट्यूड चाहिए, तब ये अवैध जो बसासत अवैध लोग जो बांग्लादेश से आ रहे हैं और ये जो रोहिंग्या चलते चले आ रहे हैं बेरोक-टोक, तब इन पर नियंत्रण करने के रास्ते। दूसरा ये एक सवाल आपने पूछा था कि भई ये जैसे आ गए हैं,
तो आइडेंटिफाई करने के बाद इनका क्या क्या किया जाएगा, पहचान में आ गया, पता लग गया। तो देखिए जो यूनाइटेड नेशंस के नियम उसके तहत ये है कि इनको आप उठा करके भेज नहीं देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जेल में नहीं डालेंगे, दुनिया भर की इनकी बकवास है। तो ठीक है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया, चिन्हित कर लिया कि ये हमारे 5 करोड़ लोग हैं, फलाने-फलाने इनकी ये नाम। आप देश में हैं, आप वोटर नहीं बन सकते कभी, आपके परिवार का कोई वोटर नहीं बन सकता, आपके पैदा हुए बच्चे ये देश के नागरिक नहीं माने जाएँगे, अगर इस बीच में यहाँ पे पैदा होते हैं। आपकी को हम ये वर्क परमिट दे रहे हैं, आप अप्लाई कीजिए, वर्क परमिट दे रहे हैं, यहाँ पे आप मेहनत मज़दूरी करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। किसी प्रकार की सरकारी सब्सिडी आपको नहीं मिलेगी और आप अपने देश वापस जाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आपका फ्री ट्रांसपोर्ट है, हमारी ट्रेन में बैठिए, आपको उस देश में वॉलंटरी आपको पहुँचा देगी। तो ये हमें करना चाहिए कि तुम वर्क परमिट पे रह सकते हो अगर आ गए हो तो। लेकिन तुम्हें इस देश की नागरिकता नहीं मिलेगी, इस देश का कोई कार्ड नहीं बनेगा आपको। आपको कोई अगर कोई आईडी आपको बना तो वही बनेगा कि आप अवैध आप्रवासी हैं, इस तारीख को अपना परिवार लेकर के फलाने के साथ आप आ गए। तो वर्क परमिट वाली बात ये करके आपने बड़ा अच्छा सुझाव दिया सर कि जैसे वैध प्रमाण पत्र बन रहे हैं वैसे अवैध होने का प्रमाण पत्र भी जारी किया जा सकता है कि आप अवैध हैं, आप बाहर से आए हैं, ठीक है, रह रहे हैं, कोई आपको प्रताड़ित नहीं कर रहा, पर आप कमा खा, जैसे भी वीजा लेके जाता है आदमी दूसरे देश में, लेकिन वो वोटर थोड़ी हो जाता है, उस देश में इकोनॉमिक ऐड कर सकता है पर कुछ घटा नहीं सकता वहां से। तो यह तो होना चाहिए, ये बड़ा अच्छा सुझाव है। और सर मतलब आज हमारा समय भी अच्छा खासा हो गया और काफी अच्छी बृहद चर्चा रही और सबसे अच्छी बात ये रही कि आपके माध्यम से, चूंकि आपका अनुभव है, जीवन है, जो आपने जिया है और आप उसको बहुत इंटरनली जानते हैं कि यह कौन, जैसे आपने लेखपालों का नाम लिया, ग्राम समाज का नाम लिया कि कौन कहाँ बस रहा है, ये डेटा मिल सकता है और आप जब कह रहे हैं तो हम इसको 100% मान सकते हैं क्योंकि आप उसी सिस्टम से आते हैं। तो आप स्वयं डीएम रहे हैं जी सर। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स में आप उनको टारगेट दे दें कि 3 महीने के अंदर एक आदमी चिन्हित चाहिए हमको। कैसे करोगे तुम जानो, और जो पहले करेगा, और एक आदमी हमको चिन्हित चाहिए पूरी तरीके से, जितने भी अवैध आप्रवासी हैं। 3 महीने के समय में कलेक्टर जिला पलट करके खोज लेगा एक आदमी। ऐसा नहीं तो चाहे वो फॉरेस्ट वालों को बुलाए, एसपी को बुलाए, एक सिपाही बुलाए, होमगार्ड्स को लगाए, गांव के प्रधानों को लगाए। कलेक्टर के पास पावर्स बहुत होती है, ऐसा नहीं है। कलेक्टर एक मुहावरा चलता है सर कि सरकार चाहे तो कोई किसी का चप्पल नहीं चुरा सकता है, चाहने पर होता है जी। हाँ। तो आपकी बात सही है और मैं चाहूंगा कि इस बारे में हम आगे भी चर्चा करते रहें और आज आपसे सिर्फ समस्या पर बात नहीं हुई, या समाधान पर भी बात नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं यार समस्या ही बात कर रहे हो, पर अच्छा एक समाधान है। हमारा भी प्रयास रहेगा कि हम इसको पॉलिसी फॉर्मेट में बनाएं और सही जगह पर लेके जाएं कि ताकि शायद संज्ञान लिया जाए और इसमें कुछ वर्किंग हो। सुझाव बहुत अच्छा रहा सर आपका और इसके लिए मैं आपको साधुवाद और धन्यवाद भी देना चाहूंगा। और दर्शकों से हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि मैं इसको अब्रप्ट एंड नहीं कर रहा, आप भी हमें बता सकते हैं कि आपके क्या सुझाव हैं इस मामले में, जो खतरे आपको दिख रहे हैं। हमारे दर्शक सर बड़े सुधे हैं, मतलब कमेंट्स में भी आप पता चलता है धीर गंभीर लोग हैं और देश के प्रति समर्पित लोग हैं। तो विक्रम सिंह साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया, अपने सुझाव दिए, अपनी जानकारी दी, अपना अनुभव साझा किया और बहुत अच्छे सुझाव भी दिए हैं भविष्य के लिए, समाधान के लिए, सिर्फ समस्याओं पर बात नहीं की। तो बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, बातें जरूरी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सर के आर्टिकल्स दैनिक जागरण, अमर उजाला में ढूंढ कर पढ़ें, बहुत सारे विषयों पर सर लिखते रहते हैं और हमारा प्रयास रहेगा कुछ दिन में हमारी ई मैगजीन जो वेबसाइट है प्रारब्ध.in, उस पर भी हम सर के लेख आपको अवेलेबल कराएं और उसके लिंक्स इसी वीडियो के नीचे शेयर करें। ये कुछ दिन में हमारा शो होने वाला है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार एंड थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।